नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 4 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के जीके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे कि थंबनेल देख के आप सभी को पता ही चल गया होगा कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल। ड्रिफ्ट का निर्माण कौन सी नदी करती है? ड्रिफ्ट यानी भ्रंश घाटी का निर्माण कौन सा करता है? तो क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। मैथ रीजनिंग के कितने प्रश्न आए ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। और 100% रियल क्वेश्चन लेकर ही आए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए पहले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल। अब इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसे मेथेनोइक, ठीक है, ये कहाँ यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है, यह क्या हो जाएगा? मेथेनोइक, ठीक है। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। फार्मिक अम्ल को और किस नाम से जानते हैं? तो मेथेनोइक अम्ल भी जानते हैं, जो कि जलन और दर्द पैदा करता है। बिच्छू के डंक में अन्य रसायन भी होते हैं, जैसे न्यूरोटॉक्सिन्स। कौन सा पाया जाता है? न्यूरोटॉक्सिन्स। कौन सा अम्ल और पाया जाता है और सा रसायन? न्यूरोटॉक्सिन्स। इसका मुख्य प्रभाव क्या होता है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का अगर कोई रासायनिक सूत्र पूछ ले तो क्या बताएंगे? HCOOH होता है, ठीक है। बिच्छू के डंक में पाया जाने वाला मुख्य अम्ल है, जो कौन है? फार्मिक अम्ल है, ठीक है। यह अम्ल जो है त्वचा में जलन और दर्द का कारण बनता है, ठीक है। किसी को अगर बिच्छू डंक मार देती है तो शरीर में इतनी सारी जलन होती है, दर्द होता है कि क्या, अगर आप में से किसी को अगर डंक लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किन दो अम्लों के मिलने से एक्वा रेजिया बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन कौन से? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक्वा रेजिया लैटिन भाषा में शाही जल बोला जाता है, ठीक है। एक्वा जो रेजिया है, इसको लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है? शाही जल बोला जाता है, ठीक है। नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक घोल है। अब ये कौन सा है जो, ठीक है, एक्वा रेजिया क्या है? तो क्या बताएंगे? नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक घोल है। पारंपरिक घोल में क्रमशः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के मिश्रण में होता है, ठीक है। कौन होता है? एक्वा रेजिया। अब कौन कौन से अम्ल मिलकर बनते हैं? तो हमने बताया नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल आ गया था, ठीक है, न्यूमेरिकल आया था। क्या दिया था? सिंपल सा सवाल पूछा था उनने कि 200 किलोवाट का बल्ब 5 घंटे जलाया जाता है, ठीक है। 200 किलोवाट का 5 घंटे जलाया जाता है, तो 1 यूनिट बिजली की खपत का कितने रुपए है? भैया देखो, 1 यूनिट है, ठीक है। 1 यूनिट का खपत कितना दे रखा? 1 रुपये 18 पैसे दे रखा है, ठीक है। अब 5 घंटा, 200 किलोवाट का 5 घंटा चलाया, तो 1,000 में हम क्या करेंगे? वो 200 में हम 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। 1,000 यूनिट हमको मिल गया, ठीक है। 1,000 किलोवाट यानी कि यूनिट हमको मिल गया। जब 1,000 हमको यूनिट मिल गया, तो 1 यूनिट का जब 1 रुपये 18 पैसा है, तो हम 1,000 में क्या कर दिए? यूनिट का गुणा कर दिए, ठीक है। तो कितना निकल के आया? 1180 इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में आर्गन और सोडियम को एक ही आवर्त में क्यों रखा जाता है? इसका सही कारण बताइए। तो इसका सही कारण क्या होगा? बाहरी कोश में समान इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आर्गन का भी जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो भी समान, वो जितना है, और सोडियम का भी जितना है तो इतना है, ठीक है। आर्गन का भी बाहरी इलेक्ट्रॉन 3 है और सोडियम का भी बाहरी इलेक्ट्रॉन 3 है, इसलिए इसको एक ही आवर्त में रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आर्गन और सोडियम को एक ही आवर्त में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उन दोनों के परमाणु में इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या समान होती है। देखिए, इनमें अभी यहाँ पर लिखा ही गया है कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, जो बाहरी कोष हैं उनके समान होते हैं, ठीक है। जो ये दर्शाते हैं कि दोनों के बाहरी कोष n = 3 है, यानी कि बाहरी कोष में इनका कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जिससे वह आवर्त 3 में आते हैं, ठीक है। और आवर्त सारणी किससे आते हैं? 3 में भी आते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी में एक आवर्त में भी सभी तत्व होते हैं जिनके बाहरी इलेक्ट्रॉन कोष समान होते हैं, सोडियम और आर्गन दोनों के। ये तीसरा कोष बराबर है, वही चीज़ रिपीट हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है लोहा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ठीक है। क्या क्या? लोहा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम। तो इसमें से ना तो लोहा से आभूषण बनाता है ना एल्यूमिनियम से बनता है, तो किससे बनेगा? प्लेटिनम से। प्लेटिनम इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं प्लेटिनम के बारे में। तो जैसे दिया, आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम धातु का उपयोग किया जाता है, जबकि सोना और चांदी का पारंपरिक रूप से किया जाता है। ये तो आप सभी को पता है, लेकिन ऑप्शन में सोना और चांदी दिया नहीं था, ठीक है। लोहा और एल्यूमिनियम का उपयोग आभूषण बनाने में नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत प्रतिक्रियाशील होते हैं और आसानी से खराब भी हो जाते हैं, ठीक है। इनमें जंग लग जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
तवा बांध की ऊंचाई कितनी है? तो तवा बांध की कितना है? 58 मीटर है। ठीक है, अब तवा बांध कहाँ है, किस नदी पे है, ये सब चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए, तवा बांध यानी कि जलाशय की ऊंचाई कितनी है? 58 मीटर है। यह बांध की अधिकतम ऊंचाई है। ठीक है ना, अधिकतम ऊंचाई है, और इसे मतलब नींव की सबसे गहरी परत पे मापा जाता है ना। मान लीजिए कि ये बांध है, तो अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके दिया है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका माप लिया जाता है, एकदम जो सबसे गहरी होता है वहाँ पे आ। देखिए ऊंचाई कितनी है? 58 मीटर है। लंबाई, इस तवा नदी की लंबाई कितनी है? 1815 मीटर है। अब ये बना कब, तो निर्माण का शुरू होने का कब हुआ था? 1958 में, लेकिन पूर्ण कब हुआ है? 1978 में। यानी कि इसको कितने साल लग गए? 20 साल लग गए पूर्ण करने में। और ये कौन सा जिला में है, ये कौन सा स्थान में है? तो नर्मदापुरम जिला में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है जहाँ पर किसी जनजाति के नाम पर नृत्य किया जाता है? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ किसी जनजाति के नाम पर नृत्य किया जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा झाबुआ जिले में। अब देखिए, झाबुआ जिले में है, तो कौन सा जनजाति के जो है नृत्य किया जाता है, तो उसको भी जान लेते हैं। मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला एक ऐसा स्थान है जहाँ भील जनजाति के नाम पर प्रसिद्ध भगोरिया नृत्य किया जाता है, जो भगोरिया त्यौहार और मेले से जुड़ा है। ठीक है, इससे जुड़ा है, भगोरिया त्यौहार और मेले से जुड़ा है। यह नृत्य भगोरिया उत्सव और मेले के दौरान आयोजित किया जाता है, जिसमें जिसमें अविवाहित लड़के और लड़कियां भाग लेते हैं, यानी कि जिनकी शादी नहीं होता है, वो लड़के और लड़कियां दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्रदेश की कौन सी नदी ड्रिफ्ट बनाती है? ड्रिफ्ट का मतलब होता है घाटी, वैली, यानी कि भ्रंश घाटी कौन सा बनाती है, कौन सी नदी? तो इसका तो सिंपल सा है, नर्मदा नदी। अब देखिए, नर्मदा नदी के बारे में जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश की नर्मदा और ताप्ती नदियां ड्रिफ्ट या भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। भ्रंश घाटी से जब बनती हैं, तो यही ड्रिफ्ट या घाटी भ्रंश यही बनाएंगी। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा पर्वतमाला के यहाँ पर होगा बिंद। ठीक है, बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये दोनों क्या बनाती हैं? ड्रिफ्ट बनाती हैं। लेकिन ऑप्शन में नर्मदा नदी बस दिया था, इसलिए नर्मदा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टैंड अप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टैंड अप जो योजना बनाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, स्टैंड अप योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति यानी कि एससी, ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता यानी व्यापारिकशीलता, ठीक है, ताकि वह भी निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में अपना ग्रीन फील्ड उद्यम शुरू कर सकें, यानी कि व्यापार शुरू कर सकें। इस योजना के तहत प्रति बैंक यानी कि सभी जो बैंक शाखाएं हैं, वो कम से कम अनुसूचित जाति और जनजाति या महिलाओं को उद्यम के लिए यानी कि व्यापार के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के बीच में लोन दे सकती है, लोन प्रदान कर सकती है। ऋण का मतलब होगा लोन, ठीक है, कर्जा दे सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में से गणतंत्र व्यवस्था कौन से महाजनपद में हुआ करती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वज्जी। ठीक है, कौन सा होगा? वज्जी, वज्जी, कौन सा? वज्जी महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपदों में से वज्जी और कंबोज में गणतंत्र व्यवस्था थी। दो 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 जो थे, दो जो वंश थे, ठीक है, वो वज्जी और कंबोज दोनों में गणतंत्र व्यवस्था थी, लेकिन कंबोज ऑप्शन में नहीं दिया था, वज्जी बस दिया था। ठीक है, वज्जी एक 8 कुलों का संघ था, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। इसमें लिच्छवी सबसे प्रमुख थे। कंबोज में भी जो है तो तांत्रिक संविधान का पालन हुआ करता था। ठीक है, जैसे कि कौटिल्य और अशोक के शिलालेखों से पता चलता है। इसके अलावा गुरु और पांचाल जैसे कुछ अन्य महाजनपदों में भी बाद में शासन व्यवस्था गणतंत्र में बदल गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल राजकुमार ने भागवत गीता का फारसी में अनुवाद कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दारा सिकोह। दारा सिकोह जो थे, वो भगवत गीता को फारसी में अनुवाद करवाया था। अब देखिए, दारा सिकोह के बारे में, तो दारा सिकोह के बारे में जान लेते हैं। मुगल सम्राट दारा सिकोह ने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद कराया था। वह सम्राट शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था। दारा सिकोह जो था, वो कौन था? शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था। उसने उपनिषदों का भी फारसी से अनुवाद करवाया था। अन्य जो कार्य किए थे, उसने 52 उपनिषदों का भी फारसी में अनुवाद किया था। इस अनुवाद को सिर्र, ठीक है, क्या? सिर्र ए अकबर के नाम से भी जाना जाता है। सिर्र ए अकबर के नाम से भी जाना जाता है, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? महान रहस्य, महान रहस्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैथ से। मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों कि मैथ से कहाँ कहाँ से पूछा गया है। तो देखिए, मैथ से जो पहला क्वेश्चन आया था, 11,000 का 9% प्रतिवर्ष वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज बताइए। देखिए, साधारण ब्याज पूछ लिया, तो साधारण ब्याज का डायरेक्ट आप सूत्र लगा सकते हैं। 11,000
गुणे 9 गुणे 2 बटे में 100 कर सकते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 नहीं यानी 99। ठीक है, 990 गुणे में 2 करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19, यानी कि कितना हो गया 1980 रुपये इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक मंदिर जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है अपने प्रति छाया से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो मंदिर से छाया की दूरी बताइए। मंदिर से छाया, एक मंदिर है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर है, वो अपने छाया से 60 डिग्री का कोण बनाती है, अपने छाया से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो मंदिर से छाया की दूरी बताना है, यानी कि मंदिर और छाया के बीच का ये दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो ऐसे ही पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुलक से एक क्वेश्चन आया हुआ था, माध्य से एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए शुरू से ही बहुलक और माध्य से क्वेश्चन आता ही रहा है, तो अभी तक आता ही रहा है। 2D से एक क्वेश्चन पूछ लिया है, 3D से एक क्वेश्चन पूछ लिया है, एज से 3 क्वेश्चन पूछा है, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन, त्रिभुज समरूप शुरू से ही पूछ रहा है, तो अभी तक पूछ ही रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिशत से एक क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। अब देखिए रीजनिंग से देख लेते हैं। ठीक है, रीजनिंग से कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो रीजनिंग से, एक विद्यार्थी की कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 18वां है, ठीक है, और नीचे से 12वें नंबर पर है, अगर बीच में से 4 विद्यार्थी हटा दें तो कौन सा स्थान होगा। इस तरह का क्वेश्चन आज पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा है, किसी महीने में अधिकतम रविवार कितने हो सकते हैं। किसी महीने में अधिकतम रविवार कितने हो सकते हैं, कैलेंडर से क्वेश्चन है। तीसरा, 3 अक्टूबर 2005 को सोमवार था, तो 3 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन होगा, कैलेंडर से पूछा गया है। दूसरा है, क्रिकेट फुटबॉल के डांस, क्रिकेट हो गया फुटबॉल हो गया, ठीक है, डांस, इनमें से अलग बताइए। इस तरह के 3 क्वेश्चन आए हुए थे वर्गीकरण से। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 6 6 गुणे 5 बराबर ये करके 30 आया, तो 7 बराबर ये 42 कैसे है, तो 9 बराबर क्या आएगा। तो जैसे 6 में हमने 5 का गुणा किया है तो 30 आया, 7 में 6 का गुणा किया 42, तो इसमें 1 कम 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 72 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें 12 छक्का 18, 8 चौको 32, तो 10 पचे 50 हो जाएगा। 12 का आधा 6 हुआ, 6 से इसका गुणा हुआ है, फिर 4 का आधा 4 हुआ, ठीक है, 8 का आधा 4 हुआ, तो 4 में 8 का गुणा कर दिया। इसी प्रकार 10 का आधा 5 हुआ, 5 में 10 का गुणा तो 50 आ गया। ठीक है, ब्लड रिलेशन से इशारे वाले क्वेश्चन शुरू से ही पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और अभी तक पूछ ही रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आया है, 160 को 320 लिख रहा है, यानी कि डबल कर रहा है, तो 80 160 डबल कर रहा है, तो 180 को कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, केवल दिशा पूछा है, यानी साधारण दिशा पूछ लिया, कितनी दूरी है क्या, ऐसे कुछ भी नहीं पूछा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 11:20 और 2:30 कोणों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 11:20 दिया है और 2:30 दिया है, इसका कोण निकालेंगे और इसका कोण निकालिए, फिर इसके बाद जो आएगा उनका अंतर करना है। ठीक है, अंतर करेंगे तो वो आंसर हो जाएगा। दूसरा है, 2:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच की कोणी बताइए, यानी कि इसको हल कर लेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तीसरा है, जल प्रतिबिंब से आया था, वो भी घड़ी का क्वेश्चन आया था जल प्रतिबिंब से। मानसिक एवरेज से 7 से 8 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पजल से 5 व्यक्तियों वाला 2 क्वेश्चन पूछा था। सिटिंग अरेंजमेंट 5 व्यक्ति वाला 1 क्वेश्चन आया था। सेंटेंस अरेंजमेंट क्या आया था, गर्ल सिंग आ स्वीट सॉन्ग, क्या आया था, स्वीट सॉन्ग। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन आया था, क्या करने के लिए, सेंटेंस को अरेंज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैथ का वेटेज फिर बढ़ा, 25 हो गया, और रीजनिंग का हो गया 35। 3 नवंबर को कितना आया था, 40 हो गया था, और ये कितना हो गया था, 20 हो गया था। ठीक है, यानी कि मैथ रीजनिंग 60 से 65 के बीच में आ रहा है, और साइंस 15 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मैथ रीजनिंग साइंस जिनका एकदम कंफर्ट है तो वो अच्छे स्कोर कर रहे हैं। देखिए अब कुछ स्टूडेंटों और फ्रेंडों के माध्यम से अपना नंबर पता और ये बताए हैं, तो एक का आया 81, एक का 74, 80, 82 और 79 आया है। ठीक है, यानी कि 70 सभी का प्लस हुआ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी लोगों को मिल सके ये वीडियो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद।